हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वी आर मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बहुत लंबे समय बाद हम लोग यूट्यूब पे मिल रहे हैं। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, सोनू मोनू के वीडियो के बाद ना फिर मैंने आई नहीं। एक्चुअली मेरे पैर में थोड़ा सा दर्द हो गया था, तो मैं थोड़ा सा लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स अवॉइड कर रही थी। ओके, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, काफ़ी दिन हो गया और अभी न्यू पैटर्न पे कुछ क्वेश्चंस भी करवा दिया जाए। ओके, क्वेश्चंस भी करवा दिया जाए। तो चलो बिफोर आई स्टार्ट, अभी हम लोग का फेज एग्जाम हो गया। ओके, क्वेश्चन करवाने के पहले ना मैं दो तीन बातें आपसे कर लूँ। ओके, दो तीन बात आपसे कर लूँ, उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। मेरे को भी मन नहीं है आपका टाइम वेस्ट करने का, बट जो भी बता रही हूँ पते की बता रही हूँ। अभी हमारा फेज एग्जाम्स हुआ, तो फेज एग्जाम्स में थोड़ा सा आपको पैटर्न बदला हुआ दिखा। लेकिन अगर आपने मेरा ट्रांसफॉर्मेशन का वीडियो देख लिया होता ना, तो आपको पैटर्न बदला हुआ नहीं दिखता। आप तो यही सोच के गए थे कि एसएससी में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है, लेकिन अगर देख लिए होते तो कोई दिक्कत नहीं होती। चलो, फेज एग्जाम में उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पे क्वेश्चन पूछा है और बच्चे को लगा कि नया पैटर्न आ गया। अरे कौन सा नया पैटर्न आ गया? ठीक है, ये एसएससी में पहले नहीं आता था, ये स्टेट एग्जाम्स में आता था, टीचर वाले एग्जाम्स में आता था, सीडीएस में आता था। ठीक है, एसएससी में नहीं आता था। ठीक है, अब इन्होंने, हाँ रख दो, अब इन्होंने पूछना शुरू कर दिया और ये मैंने आपको 2 मंथ्स पहले ही पढ़ा दिया था। ओके, तो काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे थे, टीचर्स वाले बच्चों ने बहुत ज़्यादा डिमांड किया था कि मैम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा दीजिए, तो मैंने पढ़ा दिया था डिटेल में। और एसएससी वाले बच्चे बोल रहे थे मैम हमारे एग्जाम में नहीं आता, तो मैंने बोला था अरे नहीं आता है तो क्या हो सकता है, इस बार पूछ दे। और इन्होंने पूछ भी दिया। बट कोई दिक्कत नहीं, आपका एग्जाम पोस्टपोन हो गया, आपके पास टाइम बच गया है, तो आप इसका वीडियो ज़रूर देख लेना। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का वीडियो देख लेना। और तोड़ तोड़ के जो मैं पढ़ाई हूँ वो मत देखना, मैराथन देखना। मैराथन में क्या होता है ना कि बीच का सारा कमेंट्स हटा हुआ होता है, तो इससे आपका टाइम बच जाता है। इसका मैराथन देखना। और इसको इसको आप कुछ नहीं करना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस टाइप करना और लिख देना। ऐसे करना, इंग्लिश अगर आपको ढूंढने में दिक्कत हो ऐसे करना, टाइप करोगे सर्च में इंग्लिश विद रानी मैम, इंग्लिश विद रानी मैम। अगर आपको लिंक वगैरह नहीं दिया मिल रहा है तो आप इंग्लिश विद रानी मैम और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस टाइप करना। ओके, इंग्लिश विद रानी मैम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस टाइप करोगे तो वो वीडियो आपके पास आ जाएगा। लेकिन याद रखना कि कौन वाला वीडियो देखना है, मैराथन वाला। ओके, एक ही में आप सारा कंपाइल करके कमेंट्स हटा दिया है मैंने। ओके, उसको देख लीजिएगा क्योंकि आप पूछ रहे हैं। कल 12th था ना, परसों 12th था, तो वो सीएचटी का एग्जाम हुआ था, हिंदी ट्रांसलेटर वाला। हिंदी ट्रांसलेटर वाले एग्जाम में भी भर भर के ट्रांसफॉर्मेशन आया है। तो मैं ये नहीं बोलूंगी ना कि आएगा ही आएगा, लेकिन आ सकता है क्योंकि उन्होंने फेज एग्जाम्स, एसएससी का फेज एग्जाम्स में पूछ दिया है, ट्रांसलेटर वाले एग्जाम में पूछा है ट्रांसफॉर्मेशन, और बहुत ज़्यादा नंबर्स में पूछा है, तो ये करके चले जाइएगा। वैसे स्टेनो में शायद कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम स्टेनो में भी क्वेश्चंस आए थे एक आध, कुछ बच्चे बोल रहे हैं हमारे में नहीं आया था। और वैसे स्टेनो का पेपर बहुत इजी था, बच्चों का इंग्लिश बहुत अच्छा गया है। ओके, तो ये देख लीजिएगा। अगर ये देख रहे हैं तो साथ में, क्योंकि फेज एग्जाम में ये भी आया था क्लॉज फ्रेज। ओके, क्लॉज फ्रेज वाला भी वीडियो देख लीजिएगा। ओके, वो भी देख लीजिएगा। और तीसरा फिगर ऑफ स्पीच भी देख लीजिएगा। तो ये तीनों वीडियो आप जरूर देख के जाइएगा। अभी आपके एसएससी में टाइम है। ओके, आराम से आप 3 दिन में 3 वीडियोस देख लीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपका एक भी नंबर नहीं छूटना चाहिए ना। हो सकता है पैसेज पे बेस्ड कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, लेकिन अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स पता है तो पैसेज पे बेस्ड आया, पैसेज से एक सेंटेंस उठा के दे दिया, कहीं से भी दे दिया, आप कर लोगे। ओके, ये सब मुझे न्यू बैच तो अगले मंथ में आएगा, ये सब कर लेना क्लॉज फ्रेज। अब फेज एग्जाम्स में बच्चों ने मुझे मैसेजेस किया कि मैम एक नया क्वालिफायर वाला भी आया था, उसको आप यूट्यूब पे करवा दीजिएगा। ठीक है, एक क्वालिफ क्या हो गया, हाँ, एक क्वालिफायर वाला भी आया था वो। वैसे मैंने क्वालिफायर तो आपको
थोड़ा सा बताया ही है, बट क्वालिफायर वाला मैंने यूट्यूब पे भी नहीं करवाया, क्लास पे भी नहीं करवाया। हमें क्वालिफायर मतलब पैसेज से एक सेंटेंस दे दिया गया था और ऑप्शन में था बताओ कि ये नाउन क्वालिफायर है, एडजेक्टिव क्वालिफायर है या एडवर्ब क्वालिफायर है। तो हम कंफ्यूज हो गए कि एग्जैक्टली ये क्वालिफायर क्या होता है। तो आज मैं आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वालिफायर करवा देती हूँ। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वालिफायर्स। वैसे तो मैंने आपको फ्रेज और क्लॉज पढ़ा ही दिया है, लेकिन आज मैंने फ्रेज और क्लॉज का भी कुछ सेंटेंसेस ले लिया है। आप फ्रेज एंड क्लॉज वाला वीडियो देखोगे ना, तो वहां भी मैंने प्रीवियस पेपर के काफी सारे सेंटेंसेस करवाए हैं। आज हम फिर से रिवाइज कर लेंगे, लेकिन सबसे हम लोग का मेन फोकस किस पे रहेगा? क्वालिफायर्स के। क्वालिफायर्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, ये एक नया आया है टॉपिक एग्जाम में। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। हाँ, ओके, क्वालिफायर वाला करना जरूरी थे कि बच्चों के मैसेजेस आए थे, मैम क्वालिफायर वाला वीडियो करवा दीजिएगा। सबसे पहले ये इतना भी ज्यादा ना डराने वाला वर्ड नहीं है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये क्वालिफायर क्या होता है। क्वालिफायर और मॉडिफायर्स मोर और लेस सेम ही होते हैं। ये क्वालिफायर का काम होता है एक्स्ट्रा जानकारी देना। ये क्वालिफायर क्या देता है? एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, किसी भी चीज के बारे में क्वालिफायर एडिशनल अतिरिक्त जानकारी देता है। ओके, क्वालिफायर कोई भी वर्ड के साथ ये लग के उस वर्ड के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देता है या उस वर्ड पे थोड़ा सा ज्यादा एम्फेसिस डालता है। आपको याद हो गया सीडीएस एग्जाम में एक वर्ड आया था इंटेंसिफायर पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और वो मैंने बताया था कि ये जो इंटेंसिफायर्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब्स के रूप में होते हैं। इंटेंस बनाता है, जिस वर्ड के पहले लगता है ना उसकी तीव्रता को और बढ़ा देता है। लेकिन ये जो क्वालिफायर होता है, क्वालिफायर या तो एडजेक्टिव फॉर्म में रहता है। ठीक है, क्वालिफायर या तो एडजेक्टिव फॉर्म में रहता है या क्वालिफायर एडवर्ब फॉर्म में रहता है। ओके, ध्यान से सुनना। क्वालिफायर कौन सा वर्ड होता है? कौन सा वर्ड? जो वर्ड एडवर्ब की तरह काम करे, जो वर्ड एडजेक्टिव की तरह काम करे वो क्वालिफायर है, और जो भी वर्ड एडवर्ब का काम करे वो भी क्वालिफायर है। ठीक है, क्वालिफायर है। अब आप मुझे बताओगे कि मैम ठीक है एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स क्वालिफायर्स होते हैं, बट ये किसको क्वालिफाई करता है? ये जो क्वालिफायर्स होते हैं ना एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में, ठीक है, एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में होता है। ये वर्ड फॉर्म में भी हो सकता है, फ्रेज में भी हो सकता है। जैसे एडवर्बियल फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज में भी हो सकता है। वर्ड मतलब एक वर्ड का, और फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कोई शब्दों का समूह हो, वो भी एडवर्बियल फ्रेज हो सकता है और एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है। और एक चीज और देखना कि ये जो एडजेक्टिव होता है, ध्यान से देखना कि ये जो एडजेक्टिव होता है किसको क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। ठीक है, जो भी वर्ड्स नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे उसको एडजेक्टिवियल क्वालिफायर बोलते हैं। और एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है? एडवर्ब वर्ब की भी विशेषता बता सकता है, एडवर्ब एडजेक्टिव की भी विशेषता बता सकता है, और एडवर्ब और किसकी विशेषता बताता है? दूसरे एडवर्ब की। थोड़ा सा मैंने बता दिया, डायरेक्टली मैं क्वेश्चंस करवाऊं। क्वालिफायर वाला एक नया टाइप ऑफ क्वेश्चन आया था जिसको न्यू पैटर्न बोल बोल के परेशान थे बच्चे। ओके, हाँ, तो अब ध्यान से सुनना। अरे क्या हो जा रहा है ये? तो ये चीज ध्यान रखना है कि याद रखना है कि ये जो एडजेक्टिव होता है, ये जो क्वालिफायर्स होते हैं, ओके, एडजेक्टिव और एडवर्ब फॉर्म में होता है। और एडजेक्टिव अगर रहेगा, अगर एडजेक्टिव क्वालिफायर का काम कर रहा होगा तो वो नाउन या प्रोनाउन के साथ लगेगा। ठीक है, अगर एडवर्बियल क्वालिफायर है तो एडवर्बियल क्वालिफायर किसको क्वालिफाई करता है? वर्ब को भी कर सकता है, क्योंकि वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स भी एडवर्ब होते हैं। एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले वर्ड्स भी एडवर्ब होते हैं, और एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता भी बताता है। ठीक है, इतना मैंने पढ़ा दिया। अब इससे आपका सारा क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए, क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए।
ओके, स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन, अब मुझे बताओगे कि ये कौन सा क्वालिफायर है। अच्छा, ये तो 1 इसमें आ गया ना, 2 से यहाँ पे है शी स्पीक्स। अभी तो फेज एग्जाम का आंसर की आएगा तो बहुत सारा चीज और देखने को मिलेगा, बट जैसे बच्चों के मैसेजेस आए थे ना, उसके अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन बनाया है। शी स्पीक्स वेरी पोलाइटली टू एल्डर्स, वो बहुत पोलाइटली एल्डर्स को बोलती है। अब मुझे बताओ कि इस वाक्य में वेरी, सबसे पहले कि ये पोलाइटली क्या है। पोलाइटली किसकी विशेषता बता रहा है, पोलाइटली स्पीक्स की विशेषता बता रहा है, और स्पीक्स वर्ब है, और वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं। वो बहुत पोलाइटली बोलती है, और पोलाइटली में भी कितना पोलाइटली, वेरी पोलाइटली। तो ये वेरी भी एडवर्ब है, वेरी भी एडवर्ब है और पोलाइटली भी एडवर्ब है। और एक एडवर्ब वर्ब की भी विशेषता बताता है, एडवर्ब एडजेक्टिव की भी बताता है, और एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की भी बताता है। ठीक है, तो ये जो है वेरी क्वालिफायर है। ठीक है, वेरी क्वालिफायर है, बिकॉज कोई भी वर्ड को क्वालिफायर होने के लिए क्या होना है, उसको क्वालिफायर होने के लिए या तो एडजेक्टिव होना है या तो एडवर्ब होना है। तो ये एडवर्ब के रूप में क्वालिफायर है। अब मुझे बताओ कि ये वेरी वर्ड किसको क्वालिफाई कर रहा है। ये जो वेरी वर्ड है किसको क्वालिफाई कर रहा है, पोलाइटली को कर रहा है। तो पोलाइटली भी तो एडवर्ब ही है ना, तो ये किस एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये एडवर्ब क्वालिफायर है। ठीक है, एडवर्बियल क्वालिफायर है, ये आंसर है, ये आंसर है। अगर यही सेंटेंस ऐसा होता, यही सेंटेंस ऐसा होता, ही इज वेरी पोलाइट, ही इज वेरी पोलाइट। यहाँ तो हम ही की विशेषता बता रहे हैं ना, यहाँ शी के स्पीक की विशेषता बता रहे हैं, बट यहाँ ही की बता रहे हैं, ही पोलाइट है। तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव, और ये हो गया एडवर्ब, और यहाँ का वेरी भी क्वालिफायर ही है। लेकिन मुझे बताओ कि यहाँ का जो वेरी है किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, खुद तो ये एडवर्ब है, बट क्वालिफाई एडजेक्टिव को कर रहा है ना। तो यहाँ का जो वेरी है क्या हो जाएगा, हमें देखना है ना कि ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसके बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है। पोलाइट में भी वेरी पोलाइट, तब ये क्या हो जाता, एडजेक्टिव क्वालिफायर हो जाता। ठीक है, एडजेक्टिव क्वालिफायर हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आई, ही इज एक्सट्रीम, देखो वही वाला, ही इज एक्सट्रीमली क्लेवर। यहाँ पे एक्सट्रीमली क्या है, एक्सट्रीमली क्या है, एक बार आप समझ जाओगे तो चीजें इजी है। आपके लिए कुछ नया लग रहा था उसलिए आप थोड़ा सा परेशान हो गए। यहाँ पे एक्सट्रीमली भी क्वालिफायर है। ठीक है, बता रहा है वो क्लेवर है, और क्लेवर में भी कितना क्लेवर, एक्सट्रीमली। तो एक्सट्रीमली भी क्वालिफायर है। तो अब पूछ रहे हैं कि एक्सट्रीमली किस टाइप ऑफ क्वालिफायर है, एक्सट्रीमली किसकी विशेषता बता रहा है, क्लेवर की। तो क्लेवर एडजेक्टिव है ना, तो एक्सट्रीमली किसको क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को। तो ये एडजेक्टिव क्वालिफायर हो, एडजेक्टिव क्वालिफायर। तीसरा, शी बेयरली टच्ड हर लंच, वो शायद ही अपना लंच छूती भी नहीं थी, खाती नहीं थी। हाँ, क्या लग रहा है, देखो देखो, ये जो एडवर्ब है ना, एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है, एडवर्ब वर्ब की भी बता सकता है। वर्ब की बता रहा है तो वो वर्बियल क्वालिफायर हो रहा, एडजेक्टिव की बता रहा है, एडजेक्टिव क्वालिफायर हो रहा है, दूसरे एडवर्ब की बता रहा है तो एडवर्बियल। अब यहाँ पे देखो, ये क्वालिफायर है, और क्वालिफायर होने के लिए या तो एडजेक्टिव चाहिए या तो एडवर्ब चाहिए। तो ये तो एडवर्ब है, लेकिन ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, बेयरली वर्ड टच्ड को कर रहा, और टच्ड क्वालिफाई वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्बियल क्वालिफायर, वर्बियल नहीं, वर्ब क्वालिफायर होता है। एडजेक्टिव क्वालिफायर कहां से हो जाएगा। नया बैच नेक्स्ट मंथ में आएगा। ओके, नेक्स्ट मंथ में आपका मेंस का बैच आएगा, और प्री का बैच भी आएगा, फाउंडेशन। अच्छा, एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि मैम स्टबन वर्ड आया था CHT वाले एग्जाम में, स्टबन वर्ड आया था, और ऑप्शन में अनयील्डिंग भी था। थोड़ा सा टॉपिक से हट, मतलब यहाँ से हट, अनयील्डिंग किसी स्टूडेंट का मैंने डाउट देखा, और एक ऑप्शन में रिजिड भी था, रिजिड भी था। ठीक है, दोनों ऑप्शन है, कोई मुझे बता सकता था
कोई मुझे बताएगा कि कौन सा आंसर होगा? आपको याद होगा जब मैंने स्टबर्न वर्ड करवाया था समुद्र मंथन में, उसमें मैंने बताया था, देखो एक होता है फर्म। फर्म का मतलब होता है एकदम दृढ़, दृढ़ निश्चय के साथ कोई काम करना। तो दृढ़ होना अच्छी बात है, ओके, एकदम डिटर्मिनेशन, दृढ़ होना, ये तो पॉजिटिव है। आपने सिलेक्शन की जिद पकड़ ली है तो वो पॉजिटिव सेंस में जाएगा। और रिजिड का मतलब होता है ना एकदम अड़ियल होना, ठीक है, रिजिड, कठोर, अड़ियल, तो ये थोड़ा नेगेटिव सेंस में जा रहा है, नेगेटिव सेंस में जा रहा है। तो अब स्टबन का मतलब क्या, सिनोनिम पूछा है या सिनोनिम पूछा है। अनयील्डिंग का मतलब है ना जो लोग जल्दी सरेंडर नहीं करते हैं, जो लोग जल्दी समर्पण नहीं करते हैं, अंत तक लड़ते रहते हैं, तो वो लोग तो दृढ़ होते हैं ना। बट स्टबन का मतलब एकदम जिद्दी टाइप, और ये नेगेटिव कोनोटेशन वाला वर्ड है, तो आंसर रिजिड होगा, रिजिड, रिजिड। सीडीएस वाले बच्चे बिल्कुल भी दुखी ना हो, नेक्स्ट मंथ में आपका 14th को एग्जाम है ना सीडीएस और एनडीए का, तो मैं कुछ ना कुछ नया पैटर्न तो करवा ही दूंगी, बाकी सारा चीज तो सेम ही रहेगा। ओनली मेंबर्स आर अलाउड इनसाइड। अब सेंटेंस देखना, ओनली मेंबर्स, सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स को अलाउ किया जाएगा। यहाँ पे जो ओनली है ना, देखो ध्यान से जरा देखना, ओके, सेंटेंस ध्यान से देखना। ये मेंबर्स क्या है, मेंबर्स नाउन है, ठीक है, मेंबर्स नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, और सिर्फ एडवर्ब ही क्वालिफायर्स नहीं होते हैं, एडजेक्टिव। क्वालिफायर का मतलब क्या है, क्वालिफायर दो ही वर्ड हो सकता है, या तो एडजेक्टिव और या तो एडवर्ब। अब बच्चा क्या सोचेगा ना कि मैम ओनली तो एडजेक्टिव है तो चलो एडजेक्टिव क्वालिफायर लगा देते, नहीं, हमें देखना है ना कि ये ओनली एज ए क्वालिफायर किसको क्वालिफाई कर रहा है। ओनली एज ए क्वालिफायर, ओनली तो खुद में क्वालिफायर है, बट ये क्वालिफायर मेंबर्स को कर रहा है ना, नाउन को कर रहा है, तो ये नाउन क्वालिफायर, नाउन क्वालिफायर। नेक्स्ट, he is quite confident about his plan। ये बच्चे परेशान हो गए थे, ये मुझसे भी गलती हो गई थी कि मुझे पहले पढ़ा देना चाहिए था, बट पता नहीं था ना कि ऐसा भी पूछ देंगे, ये पता नहीं था कि ये कुछ ऐसा पूछेंगे। सीजीएल का एग्जाम करीब करीब 10 तारीख से शुरू हो जाएगा, तो रेडी रहना आप लोग। कॉन्फिडेंट, क्वाइट, कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बता रहा है, ठीक है, एडवर्ब बता रहा। अब यहाँ पे पूछा है कि ये जो क्वाइट है ये कौन सा क्वालिफायर है, ये क्वाइट वर्ड किसको क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को कर रहा है ना, तो ये एडजेक्टिव क्वालिफायर, एडजेक्टिव क्वालिफायर। नेक्स्ट आ जाओ, ही रैन स्ट्रेट इनटू द रूम। सीएचएसएल भी आगे बढ़ेगा, एमटीएस भी आगे बढ़ेगा। न्यू स्टूडेंट को मैं बोलूँ ना कि अगर आप लोग अगर किसी का मतलब किसी का क्या, जिसका एग्जाम अभी 2-3 मंथ में है, सीएचएसएल हो या एमटीएस हो, उनके लिए सबसे बेस्ट बैच है क्रैश कोर्स। ये मेरा सबसे फेवरेट बैच निकला अभी तक जितना पढ़ाया है ना। आपको इसका नाम देख के लग रहा होगा कि मैम ये तो क्रैश है, आपने इसमें हड़बड़ी में पढ़ाया होगा। इस बैच में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया भी है, ओके, मतलब और पीडीएफ भी दिया है, और इस बैच में बहुत प्रैक्टिस भी हो रहा है। इतना ज़्यादा ग्रामर का प्रैक्टिस दूसरे बैचेस में नहीं हुआ जितना इसमें हुआ। तो आप न्यू बैच लेने का मन हो तो अगले मंथ में न्यू ले लो, अदरवाइज आप क्रैश कोर्स, आपको यूसी लाइव ऐप पे जाओगे तो वहाँ पे क्रैश दिख जाएगा, वो भी ले सकते हो, अब खत्म होने को है, बट आपको तो रिकॉर्डेड देखना है। ही रैन स्ट्रेट, हाँ, ये स्ट्रेट वर्ड किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये स्ट्रेट वर्ड किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये देखो, ये स्ट्रेट क्या है, जैसे मैंने बोला स्ट्रेट लाइन, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, लाइन नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव।
तो स्ट्रेट एडजेक्टिव का काम भी कर सकता है, स्ट्रेट एडवर्ब का काम भी कर सकता है। कोई भी वर्ड एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, कैसे डिसाइड करोगे? वो किसकी विशेषता बता रहा है? रैन की। रैन वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब। तो ये एक क्वालिफायर है, और ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? इनटू द रूम को, सिंपली रूम को नहीं कर रहा है, रूम के अंदर। ठीक है, तो ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है ना, प्रेपोजिशन है। फोर्टीन सितंबर को एनडीए सीडीएस दोनों है। नेक्स्ट वाला, शी हार्डली स्माइल ड्यूरिंग द सेरेमनी। सेरेमनी के दौरान बहुत उसने हंसा ही नहीं, ना के बराबर हंसा। अभी जो प्रैक्टिस बैच अभी जो पढ़ रहे हो ना, ये खाना पीना नहीं है कि अगले साल एक्सपायर हो जाएगा, चीजें वही रहेगी, नाउन नाउन ही रहेगा। ये हार्डली एडवर्बियल क्लॉज है, एडवर्बियल ये है, क्वालिफायर है। और ये किसकी विशेषता बता रहा है? ये तो खुद क्वालिफायर है। ठीक है, तो अब ये मत समझ लेना कि ये हार्डली एडवर्ब है तो एडवर्ब क्वालिफायर कर दोगे, नहीं है। तो ये क्वालिफायर, बट क्वालिफाई किसको? जिसको जिस वर्ड को वो क्वालिफाई कर रहा है ना, उस वर्ड के से ये जाना जाता है। ये स्माइल को कर रहा है, स्माइल वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई करने वाले वर्ड वर्ब क्वालिफायर। लास्ट में मैं कुछ मैथ्स के बारे में भी बात करूंगी। ही इज टोटली अनअवेयर ऑफ द डेंजर, मतलब वो डेंजर से अनअवेयर है। न्यू कोर्स अगले मंथ में आएगा, सितंबर के फर्स्ट वीक में। लास्ट में थोड़ा सा आप लोग रुकिएगा, मैथ्स के बारे में, कुछ फ्री कोर्स के बारे में बात करूंगी। ही इज टोटली अनअवेयर। ये अनअवेयर क्या है? अवेयर मतलब किसी चीज को लेकर जागरूक होना, तो अवेयर एडजेक्टिव है। ये जागरूक, जागरूक किसी की विशेषता बता रहा है, और अवेयरनेस, जागरूकता, नेस वाले वर्ड नाउन है। तो जैसे अवेयर एडजेक्टिव है, तो अनअवेयर भी एडजेक्टिव है। और ये टोटली क्या है? एडजेक्टिव, ये एडवर्ब है, और एडवर्ब किसकी विशेषता बता रहा है? एडजेक्टिव की। तो यहाँ का जो एडवर्ब है ना, किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये टोटली वर्ड किसको क्वालिफाई कर रहा है? अनअवेयर को, जो कि एक एडजेक्टिव है। तो ये कैसा हो गया? एडजेक्टिव क्वालिफायर, एडजेक्टिव क्वालिफायर। नेक्स्ट वाला, द हाउस इज डायरेक्टली ऑपोजिट द पार्क। हाउस जो है डायरेक्टली, आपको दिक्कत नहीं होगी, ऐसा कुछ एग्जाम में आ गया तो गलत मत करना। द हाउस इज, पढ़ाते वक्त ना आप मत पूछो, पढ़ाते वक्त ध्यान दो। कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पे आप कॉल कर लेना, मैसेज डालना 99583583, वो आपको अच्छे से गाइड कर देंगे कब नया बैच आ रहा है, कब क्या आ रहा है। ठीक है, अभी पढ़ने पे ध्यान दो। द हाउस इज डायरेक्टली, अब ये बता रहे हैं कि ये डायरेक्टली किसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, ये डायरेक्टली ऑपोजिट की विशेषता बता रहा है ना, तो क्या है? ये देखो, डायरेक्टली, ये जो डायरेक्टली वर्ड है ना, डायरेक्टली द पार्क नहीं है, ये डायरेक्टली पार्क के ऑपोजिट है, ऑपोजिट है। हाँ, अब हमारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे होंगे। ठीक है, ओके, कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैम एडवर्बियल, ये एडवर्ब है, ठीक है, और ये ऑपोजिट तो कहीं से एडवर्ब नहीं है ना, तो ये एडवर्बियल क्लॉज तो होगा नहीं। ठीक है, और ये नाउन क्वालिफायर भी नहीं है। आप पार्क मत देखना, ये ऑपोजिट द पार्क बता रहा है। ठीक है, ऑपोजिट तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और कुछ बच्चे के दिमाग में आ रहा कि क्या मैम ये प्रेपोजिशनल हो सकता है, ये प्रेपोजिशनल हो सकता है। देखो ध्यान रखो, ये जो ऑपोजिट वर्ड होता है, ऑपोजिट एडजेक्टिव होता है। ठीक है, ऑपोजिट एडजेक्टिव होता है, और एक होता है ऑपोजिट टू। ठीक है, ऑपोजिट टू
नेक्स्ट टू, ठीक है, क्लोज टू, ये सारे प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये सारे प्रेपोजिशनल फ्रेज है। तो इसमें तो टू नहीं लगा है ना, टू नहीं लगा है तो हम इसको प्रेपोजिशनल नहीं मान सकते। ये एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडजेक्टिव। द टेबल इज प्लेस्ड जस्ट बीनीथ द विंडो। अब क्वेश्चन में पूछा है कि आप बताओ कि ये जस्ट वर्ड, ठीक है, ये जस्ट एडवर्ब है, किसकी विशेषता बता रहा है? प्लेस्ड की। टेबल जस्ट नहीं है, टेबल को जस्ट प्लेस किया गया, ये वर्ब है, और वर्ब की विशेषता एडवर्ब, और एडवर्ब भी क्वालिफायर होता है, बट ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? किसको क्वालिफाई कर रहा है? बीनीथ को, बीनीथ, बीनीथ, बीनीथ। और बीनीथ क्या बता रहा है? जगह बता रहा है। ओके, बीनीथ द विंडो, जगह बता रहा है। और जगह बताने वाले वर्ड्स या तो एडवर्ब होता है, जगह बताने वाले वर्ड्स या तो प्रेपोजिशन होगा। अगर जगह बताने वाला वर्ड प्रेपोजिशन है तो उसके बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। लेकिन अगर जगह बताने वाला वर्ड एडवर्ब है तो उसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ का बीनीथ एडवर्ब नहीं है, ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो यहाँ का एडवर्ब एज अ क्वालिफायर किसको क्वालिफाई कर रहा है? बीनीथ प्रेपोजिशन को, तो ये प्रेपोजिशनल क्वालिफायर। ओके, लास्ट तक वेट करिएगा, बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। ओके, बहुत सारी चीजें बताऊंगी। वी आर मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ही फेयरली क्विकली अडेप्टेड टू द न्यू सिस्टम, बहुत अच्छे तरीके से और तेजी से नया सिस्टम से अडेप्ट कर लिया। अब ये देखो, ये क्विकली किसकी विशेषता बता रहा है? क्विकली, क्विक एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव में जब एलवाई लगता है तो ये एडवर्ब, ये एडवर्ब है, ठीक है। और ये फेयरली भी एडवर्ब है, फेयर एडजेक्टिव होता है, ये एडवर्ब है। और एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता तो बता ही सकता है। अब फेयरली एज अ क्वालिफायर पूछ रहे हैं, फेयरली एज ए, आपको बता देंगे कि किसको क्वालिफाई कर रहा है, वो वर्ड लिख देंगे किसको क्वालिफाई कर रहा है? क्विकली को। तो क्विकली भी तो एडवर्ब है, तो ये फेयरली एक एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो एडवर्बियल क्वालिफाई। शी रन्स रादर फास्ट, एक बार ट्रांसफॉर्मेशन भी देख लीजिएगा। शी रन्स रादर फास्ट फॉर हर एज, अगर उसका एज देखा जाए ना, अपने एज के अकॉर्डिंग वो बहुत तेज दौड़ती है। रादर क्या है? ये रादर किसकी विशेषता बता रहा है? अच्छा, मेरे को ये बताओ कि ये फास्ट क्या है? अगर मैं ऐसा लिखती ना, शी इज फास्ट, ऐसा क्वेश्चंस में हो सकता है कि आप गड़बड़ी कर दो। शी इज फास्ट और फिर मैंने लिखा शी रन्स फास्ट। जस्ट सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ द फास्ट। पहला वाला वाक्य में फास्ट किसकी विशेषता बता रहा है? शी की, और शी प्रोनाउन है, और नाउन एंड प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव है। बट यहाँ शी की नहीं बता रहा है, रन की बता रहा। रन ओवर हियर इज अ वर्ब, और वर्ब की विशेषता एडवर्ब। तो फास्ट कैन एक्ट एज एन एडजेक्टिव ऑल्सो, फास्ट कैन एक्ट एज एन एडवर्ब ऑल्सो। तो यहाँ भी तो रन की बता रहा है ना, तो ये एडवर्ब है, ठीक है। तो यहाँ का जो फास्ट है ये एडजेक्टिव नहीं है, ये भी एडवर्ब ही है। आपको याद है एडवर्ब चैप्टर में मैंने आपको रादर और फेयरली करवाया था, रादर और फेयरली करवाया था, तो ये भी एडवर्ब है। तो यहाँ का जो रादर है ना, किसको क्वालिफाई कर रहा है? फास्ट को। और यहाँ का फास्ट एडजेक्टिव नहीं है, ये फास्ट एडवर्ब है। सो दिस इज एन एडवर्ब क्वालिफायर, एडवर्बियल क्वालिफायर। ही इज अटरली फियरलेस, अटरली का मतलब होता है कंप्लीटली। एक तो पागल ही हो चुका है। अटरली, अटरली यहाँ किसको क्वालिफाई कर रहा है? अब बच्चे करेक्ट आंसर दे रहे हैं, फियरलेस। फियरलेस मतलब निर्भीक है, ही फियरलेस है। लेस लेस वाले वर्ड या फियरफुल, फुल फुल वाले वर्ड, जो भी वर्ड में लास्ट में सफिक्स एक्स लग रहा है, ठीक है, वो एडजेक्टिव होता है।
एडजेक्टिव, और ये अटरली एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब है, और एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है? एडजेक्टिव की। तो यहाँ का अटरली वर्ड किसको क्वालिफाई कर रहा है? एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये एडवर्ब फ्रेज नहीं है, बाद में जिसको क्वालिफाई करता है ना, ये उसी नाम से जाना जाता है। द बॉल इज केप्ट राइट अबव द शेल्फ। अटरली का मतलब होता है कंप्लीटली। ये तो इजी है, ठीक है, ये तो बहुत इजी है, लेकिन उस समय नहीं पता था ना, तो आप लोग न्यू पैटर्न करके डरे हुए थे। ये राइट क्या है? ये राइट किस वैसे तो राइट एडजेक्टिव भी होता है। ही इज राइट, ही की विशेषता बता रहा है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। और यहाँ पे द बॉल इज केप्ट राइट, बॉल को राइट रखा गया, तो यहाँ ये एडवर्ब है। ओके, राइट रखा गया शेल्फ के ऊपर। ओके, तो जगह बताने वाला वर्ड या तो एडवर्ब होता है, जगह बताने वाला वर्ड या तो एडवर्ब होता है या तो प्रेपोजिशन होता है। अगर ये एडवर्ब होता है ना, तो उसके बाद ये ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, इसका मतलब है कि ये प्रेपोजिशन है, उसके बाद ऑब्जेक्ट ले रहा है। और ये जो राइट वर्ड है एज एन एडवर्ब किसकी विशेषता बता रहा है? किसी प्रेपोजिशन की, तो ये प्रेपोजिशनल क्वालिफायर हो। She sings beautifully enough to impress the judges. उसके बाद हम लोग फ्रेज और क्लॉज करेंगे। शी सिंग्स ब्यूटिफुली इनफ। इनफ वर्ड एडजेक्टिव भी होता है। अगर मैंने लिखा शी हैज मनी, उसके पास पैसे हैं, अब मुझे बताना है ना कि उसके पास बहुत पैसे हैं, तो मैं लिखूंगी शी हैज इनफ मनी। अब बताओ कि हाँ, इनफ मनी। अब बताओ कि ये जो इनफ है किसकी विशेषता बता रहा? मनी की, और मनी नाउन है, और नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। तो ये तो क्वालिफायर है, बट ये इनफ वर्ड किसको क्वालिफाई कर रहा है? नाउन को। तो ये क्या हो गया? नाउन क्वालिफायर, नाउन क्वालिफायर। और फिर मैंने लिखा शी इज स्मार्ट इनफ, शी इज स्मार्ट इनफ टू डू द वर्क, इस काम को करने के लिए वो काफी स्मार्ट है। टू डू द वर्क। अब सेंटेंस देखना, ये जो स्मार्ट है ना, ये एडजेक्टिव है, और यहाँ का इनफ एडवर्ब है, क्योंकि कभी कभी एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। ओके, तो यहाँ का इनफ एडवर्ब है। अब मुझे बताओ कि यहाँ का इनफ किसको क्वालिफाई कर रहा है? वो इनफ शी सिंग्स किसको क्वालिफाई कर रहा है? ब्यूटीफुली को, ब्यूटीफुली को क्वालिफाई कर रहा है। ब्यूटीफुल, यहाँ इनफ एडवर्ब है, ठीक है, और लेकिन ये जो इनफ वर्ड है ना, ठीक है, वो कहीं जजेस वगैरह को नहीं कर रहा है। इनफ मतलब पर्याप्त, अच्छा गाती है, ब्यूटीफुली गाती है, तो ये भी तो एडवर्ब है। तो यहाँ का इनफ वर्ड ना ब्यूटीफुली की विशेषता बता रहा है, तो ये भी एडवर्बियल क्लॉज। हाँ, अब मुझे एक बार बता दो कि अब मैंने आपको 16 क्वेश्चंस दिया, क्वालिफायर अब गलत तो नहीं करोगे ना? अब मैं आपको फ्रेज और क्लॉज, जो कि मैंने पहले भी पढ़ाया है, एक बार और इसको बता देती हूँ। गलत तो नहीं करोगे? नया पैटर्न का। अब आगे बढ़े, एक बार मुझे बता दीजिए कि मैम आप क्वालिफायर गलत नहीं होगा। हाँ, इजी था, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन आपको पहले से नहीं पता था ना। ओके, अब ना मैं चाहती हूँ कुछ कुछ नया पूछे कि मुझे नया नया पढ़ाने को मिले। गलत नहीं करना, ठीक है, गलत नहीं करना। ओके, अब मेरे को एक फ्रेज एंड क्लॉज वाला करवाना है। वैसे मैंने फ्रेज एंड क्लॉज बहुत डिटेल में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में पढ़ा दिया है, बट आप लोग को थोड़ा न्यू पैटर्न चाहिए ना, तो आज मैं फिर से फ्रेज एंड क्लॉज का सेंटेंस लेके आई हूँ। ओके, बहुत डिफिकल्ट नहीं था। एंड बिफोर मैं फ्रेज एंड क्लॉज क्या होता है, इससे भी भर भर के क्वेश्चंस आए हैं। फ्रेज एंड क्लॉज क्या होता है, इसको पढ़ाने से पहले ना मैं एक चीज आपसे पूछती हूँ, ठीक है? इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे मैथ्स की क्लास चल रही है। ओके, मैथ्स की क्लास कितने बच्चे देख रहे हैं? देखिए, नहीं तो बाद में पछताइएगा।
SP पांडे सर क्लास ले रहे हैं एंड ही इज़ अ वेरी गुड टीचर। जब मैंने उनको इंट्रोड्यूस किया था तो मैंने उनके लिए एक ही लाइन बोला था ना, ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग टीचर। ठीक है, एक बार उनकी क्लासेस को मैं अपने स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगी ना, मैं ये चाहती हूँ ना कि कुछ अच्छे चीज, ऐसा ना हो ना कि यू गेट डिवॉइड ऑफ सम वेरी गुड चीज से आप वंचित रह जाओ। तो इनकी आप क्लास देखिए, ये पूरे वीक के 7 दिन क्लास ले रहे हैं। ठीक है, रात को 8 बजे इनकी क्लास शुरू होती है और 9:30, ओके 9:30 तक चलती है। और अभी इनके पास थोड़ा सा टाइम कम है ना, ये तो प्री पोस्टपोन होने के पहले शुरू कर दिए थे, तो अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहे हैं। लेकिन लेकिन इस मंथ के बाद इनका एक फ्री बैच आएगा, फाउंडेशन बैच। एक फ्री फाउंडेशन बैच आएगा, सारे स्टूडेंट्स के लिए फ्री रहेगा, वो देखना। और साथ में अगले मंथ में एक मेंस का बैच भी आएगा। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स के लिए जो फाउंडेशन, अभी अभी जैसे कुछ बच्चों को फाउंडेशन चाहिए, तो अभी तो लास्ट आ गया था एग्जाम का, तो फाउंडेशन स्टार्ट करना सही नहीं था, तो अभी तो वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। और उन्होंने मुझे ये भी किया है कि मैम जो मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना, एक बार आप स्टूडेंट्स को अपनी तरफ से बोलिएगा, जब वो एग्जाम दे के आएंगे ना, तब मैं वो क्वेश्चंस दिखाऊंगा कि देखो ये वाला क्लास में करवाया था मैंने। जब टीचर का इतना कॉन्फिडेंस है तो टीचर तो अच्छे होंगे ही। तो अगले मंथ में मैथ्स का फ्री फाउंडेशन बैच आएगा और एक मेंस भी आएगा, फ्री रहेगा। ठीक है, यूसी लाइव चैनल पे, अभी तो मेरे चैनल पे वो कर रहे हैं, उसको देखिएगा जरूर। ओके, रात को 8 बजे उनकी क्लास होती है, एकदम देखिएगा। और उन्होंने ये बोला है ना, हफ्ते के 7 दिन पढ़ा रहे हैं, बट उन्होंने बोला है कि मैम मैं संडे के संडे 3-4 घंटे का मैराथन लूंगा। आपका जो प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, प्री में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन्होंने बोला है कि अभी कि इस संडे को मैं उस पे बेस्ड मैराथन लूंगा और उस टॉपिक पे बेस्ड सारा क्वेश्चंस कवर करवा दूंगा, तो देख लीजिएगा। ठीक है, मैथ्स का ओके, बहुत क्वालिटी अच्छे टीचर है। अब आपको डिसाइड करना है, बीच मतलब वो सब हंसी मजाक नहीं मिलेगा। ओके, बस पढ़ाते ही है वो, तो कुछ बच्चों को इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। हम पढ़ने थोड़ी आए हैं, हम तो मजे करने आए हैं। चलो फ्रेज और क्लॉज कर लेते हैं, फ्रेज और क्लॉज कर लेते हैं। ओके, फ्रेज क्या होता है? वर्ड का मतलब तो एक शब्द होता है, फ्रेज होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्योंकि इसके बाद मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों के समूह को हम फ्रेज बोलते हैं। और फ्रेज के पास सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। फ्रेज में ना सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होता है, इसलिए फ्रेज मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है। फ्रेज मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया, जैसे इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ते हो ना, मैंने लिख दिया एट 6s and 7s। अब बोलोगे मैम ये क्या है 6-7, ओके 6-7-13 ये क्या है, नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब नहीं है। ओके, अब मुझे इसको मीनिंगफुल सेंस बनाने के लिए ना, मैं ऐसा लिखूं, हिज हाउस वॉज एट 6s and 7s। उसका घर अस्त व्यस्त था। तो इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए मेरे को सब्जेक्ट और वर्ब लगाना पड़ा ना, तब जाके ये मीनिंगफुल बना। लेकिन फ्रेज के पास सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है, फ्रेज मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है। बट क्लॉज के साथ, ठीक है, क्लॉज के पास सब्जेक्ट वर्ब होता है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। और कभी कभी, ये मैंने यूट्यूब पे पहले भी पढ़ाया है, कभी कभी क्लॉज मीनिंगफुल सेंस देता भी है और कभी कभी क्लॉज मीनिंगफुल सेंस नहीं भी देता है, नहीं भी देता है। अगर वाक्य में इंडिपेंडेंट मतलब आजाद, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो तो वो मीनिंगफुल सेंस देगा, और डिपेंडेंट क्लॉज हो तो मीनिंगफुल सेंस नहीं देगा। ये मैंने आपको यूट्यूब पे कई बार पढ़ा दिया है, लेकिन एक बार स्टार्ट करने के पहले एक बार क्लॉज और फ्रेज वाला वीडियो जरूर देख लेना, फिगर ऑफ स्पीच भी देख के जाना। ये सब मैंने आपको पहले से पढ़ा दिया है। ओके, अब हम चलते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि फ्रेज के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। कौन सा नाउन फ्रेज है, कौन सा एडवर्ब फ्रेज है, कौन सा प्रेपोजिशन फ्रेज है। ओके, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको पढ़ा दिया है यूट्यूब पे। ओके, उसको भी देख लीजिएगा। जैसे नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव फ्रेज है, ओके, वर्ब की विशेषता बताने वाले एडवर्ब फ्रेज है। ओके, अब चलो क्वेश्चंस करते हैं। क्वालिफायर तो हो गया, अब
क्वेश्चंस फ्रेज वाला करते हैं। अब इन्होंने क्या किया है, अब फिर से पूरा डिटेल में पढ़ाना तो पॉसिबल नहीं है ना, ये सब पढ़ा ही दिया है। आइडेंटिफाई, ये भी भर भर के आया है CHT में भी, हिंदी ट्रांसलेटर में। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्रेज, ये एक फ्रेज है, ठीक है। वॉकिंग इन द पार्क, ये एक फ्रेज है। अब मुझे बताओ कि ये कौन सा फ्रेज है। मैंने ना लास्ट सैटरडे आई थिंक, किसी सैटरडे को एक वीडियो बनाया था, ओके, किसी सैटरडे को एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ग्रुप पे लिंक मतलब उस वीडियो के नीचे लिंक डाल दिया था। मैं आपके भी करवा दूंगी। अभी मैंने पेड बैचेस में अभी मैं फिलअप्स करवा रही थी, ठीक है। उसमें जो फिलअप्स में बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना, हाउ एवर, मोर एवर, नेवरदीलेस, वो सब वाला करवा दूंगी आपके बैच। वॉकिंग इन द पार्क एवरी मॉर्निंग कीप्स मी हेल्दी। वॉकिंग इन द पार्क, अब देखो एक चीज ध्यान रखना, जहां भी व्हाट का जवाब आए, ओके, जहां भी वाक्य में व्हाट का जवाब आए ना, इसका मतलब है कि वो नाउन है। हु का जवाब आए, नाउन है। whom का जवाब आए, नाउन है। अब बताती हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये जो वर्ब लगा है, कीप्स मी हेल्दी, ये वर्ब है। ये वर्ब किसके लिए लगा है? मॉर्निंग के लिए लगा है, पार्क के लिए लगा है, या वॉकिंग के लिए लगा है? मुझे बताओ कि ये किसके लिए लगा है? किसके लिए लगा है? वो कैब तो पूरा मैंने पढ़ा दिया है, और मैंने लास्ट 100 वो कैब कुछ गेस करके दिया था ना, 100 इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स। बच्चे बोल रहे थे मैम लास्ट मोमेंट में उसी से आ गया है सब, ये भी 100 करके चले जाते हैं। वॉकिंग के लिए लगा है, ठीक है, वॉकिंग के लिए वर्ब लगा है। और वर्ब किसके लिए लगता है? वर्ब लगता है सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि सदियों पहले वर्ब ने सब्जेक्ट से एग्रीमेंट किया था, कर्ता से। और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना है। तो इसका मतलब है ये वॉकिंग नाउन है, प्रोनाउन तो ऑप्शन में है नहीं, इसका मतलब है ये वॉकिंग नाउन है। तो आप बोलोगे और लेकिन एक वर्ड होता ना, मैं तो नाउन बोलती, बट यहाँ पे 4 वर्ड को अंडरलाइन किया गया है, और शब्दों के समूह को फ्रेज बोलते हैं। अब ये कौन सा फ्रेज है? आप बोलोगे कि मैम नाउन फ्रेज लगा दे, नहीं, क्योंकि ये जो वॉकिंग है ना, नाउन कभी भी ING फॉर्म में नहीं होता है। बट एक वर्ड आपको मैंने पढ़ाया है जीरेंड, जीरेंड भी ING फॉर्म में नाउन का काम करता है। तो ये क्या बोलेंगे हम इसको? जीरेंड। अगर जीरेंड वाला नहीं होता ना, ये ऑप्शन नहीं होता, तब हम इसी को टिक करते हैं। बट नाउन में भी किस टाइप का नाउन है? जीरेंड वाला। एक इन्फिनेटिव वाला नाउन भी होता है ना, 2+V1 वाला, तो ये जीरेंड फ्रेज। She was relieved when the results were announced. थोड़ा ध्यान देना, हड़बड़ाना नहीं, क्योंकि पहला वाला तो इजी था। When the results were announced. एडजेक्टिव फ्रेज है। नाउन, ये तो क्लॉज है ना। आप बोलोगे मैम ये क्लॉज कैसे है? वो वाला तो फ्रेज था, ये क्लॉज है ना। ये देखो सब्जेक्ट और ये वर्ब है, ठीक है, तो ये क्लॉज है। अब आपको बताना है कि ये कौन सा क्लॉज है। एडवर्बियल क्लॉज है, वर्ब क्लॉज है। संडे ध्यान देना। सबसे पहले शी वॉज रिलीव्ड व्हेन, जब रिजल्ट्स अनाउंस हुआ। टाइम, जैसे जैसे प्लेस बताने वाले वर्ड्स या तो एडवर्ब होता है या तो प्रेपोजिशन होता है, ओके, क्योंकि एक एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है और एक प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस भी होता है। उसी तरह टाइम बताने वाले वर्ड्स भी एडवर्ब हो सकते हैं या तो प्रेपोजिशन हो सकते हैं, क्योंकि एडवर्ब ऑफ टाइम होता है एक, और एक प्रेपोजिशन ऑफ टाइम भी होता है। वो रिलीव थी, टाइम बता रहा है ना, जब रिजल्ट्स अनाउंस हुआ। तो ऑप्शन में प्रेपोजिशन तो है नहीं, तो हम वो रिलीव हो गई। रिलीव। अच्छा मेरे को बताओ कि यहाँ का रिलीव्ड क्या है? यहाँ का रिलीव्ड क्या है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि मैम रिलीव्ड ईडी लगा है, वर्ब है, तो हम वर्ब क्लॉज भी तो बोल सकते हैं। क्या है रिलीव्ड?
व्हाट इज रिलीव्ड? रिलीव्ड का मतलब होता है राहत मिलना। क्या है? नहीं, ये रिलीव्ड वर्ब है ही नहीं। ठीक है, वर्ब तो तब होता नहीं। शी वॉज रिलीव्ड मतलब एकदम राहत। ये जो रिलीव्ड है ये एडजेक्टिव है। शी क्या थी? ओके, जैसे बोलते हैं ना शी वॉज डिसअपॉइंटेड, मतलब बहुत निराश थी। शी वॉज डिसअपॉइंटेड या शी वॉज शॉक्ड या शी वॉज सरप्राइज्ड, ये सब एडजेक्टिव है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल के रूप में एडजेक्टिव होता है, तो ये एडजेक्टिव है। और इसको मैंने एडवर्ब इसलिए माना, एडवर्बियल फ्रेज, क्योंकि जब रिजल्ट्स अनाउंस हुआ ना तो वो रिलीव्ड की, तो कभी कभी एडवर्ब एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है। ठीक है, लेकिन ये चूंकि एक पूरा क्लॉज में है तो हम एडवर्बियल क्लॉज। द बुक, एक ट्रिक याद कर लो। चलो पहले आप अपना आंसर बताओ। सारे बैचेस के बारे में ना, पहले मैं पढ़ाना खत्म कर दूं, उसके बाद मैं सारे बैचेस के बारे में बताऊंगी। जब भी नहीं नहीं नहीं, ध्यान से सुना। द बुक, जब भी सेंटेंस में कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, ये याद रखो, यहाँ पे आप लोग गड़बड़ करोगे। जब भी कोई सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन में आपका हु आ गया, हुम आ गया, ठीक है, विच आ गया, ठीक है, दैट आ गया। ठीक है, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या है? उसके पहले कोई नाउन लगा, नाउन लगा है। तो जब भी वाक्य में कुछ ऐसा आ गया ना, ठीक है, जैसे ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट भी रिलेटिव प्रोनाउन ही होता है ना। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए लगता है? बुक के लिए। तो जब भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, उसके पहले कोई नाउन आ गया, तो ऐसे वाला क्लॉज हमेशा एडजेक्टिव क्लॉज होता है। एडजेक्टिव नहीं, नाउन क्लॉज नहीं होगा। यही पे गड़बड़ कर दोगे आप लोग। इन्फिनेटिव तो होगा नहीं, इसी पे आप लोग गड़बड़ कर दोगे ना। द बुक दैट यू वांट, बुक के बारे में विशेषता बताई जा रही है ना। कभी कभी एडजेक्टिव क्लॉज ना देके, ठीक है, ये मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ाया है। कभी कभी एडजेक्टिव क्लॉज ऑप्शन में ना देके वो ऐसा दे देंगे रिलेटिव क्लॉज। तो ये जो रिलेटिव क्लॉज होता है, रिलेटिव क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज का ही दूसरा नाम है, और ये दोनों सेम है। दोनों नहीं देंगे ऑप्शन में, कभी कभी एडजेक्टिव क्लॉज दे देंगे, कभी कभी रिलेटिव क्लॉज दे देंगे। तो जब भी वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, ओके, रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, उसके पहले ये बुक की विशेषता बता रहा है। कौन सा बुक? वो बुक जो आपने मुझे दिया था, बुक के बारे में विशेषता बताई जा रही है, तो एडजेक्टिव क्लॉज। ओके, हाँ, तो ध्यान रखना, जहां भी दैट, द बुक विच यू लेंट मी, द प्लेस वेयर आई विजिटेड, तो जब भी ऐसा टाइप से आ गया है ना, तो उसको एडजेक्टिव क्लॉज होगा। बुक तो नाउन है, तो नाउन के बारे में ही ना एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है। ये क्लॉज किसके बारे में बता रहा है? ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये क्लॉज है। ये क्लॉज किसके बारे में बता रहा है? बुक के बारे में एक्स्ट्रा एडजेक्टिव क्लॉज है। तो ये याद रखना, हु, हुम, विच, दैट, ये सब आ गया। तो ये तो कर लोगे। टू सॉल्व दिस पजल विल रिक्वायर पेशेंस। इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए ना, विल रिक्वायर क्या क्या करने के लिए पेशेंस चाहिए। एक तो क्या का जवाब आ रहा है, और क्या का जवाब हमेशा नाउन देता है। और दूसरा ये वर्ब है, विल रिक्वायर वर्ब है। वर्ब ने एग्रीमेंट किससे किया है? सब्जेक्ट से। और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना है। तो आप बोलोगे मैम नाउन फ्रेज तो होना चाहिए, बट नाउन है, लेकिन नाउन में भी इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव किसको बोलते हैं? 2+V1, 2+V1। What kind of clause है? I don't know why she left the party.
मेरे को नहीं पता है उसने पार्टी क्यों छोड़ा। ये तो इजी ऑप्शंस है। कुछ न्यू पैटर्न नहीं है आप लोग के लिए। जो न्यू पैटर्न है ना, ये 2 मंथ्स पहले हमने पढ़ लिया है। ये तो आप लोग को फिर से एक बार पुश करने के लिए फिर से पढ़ाया जा रहा है। आई डोंट नो व्हाई शी लेफ्ट द पार्टी अर्ली। तो ये कौन सा क्लॉज है? इसमें क्लॉज है ना, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अब बताओ कि ये कौन सा क्लॉज है? ये जो पूरा वर्ड है, वाई शी लेफ्ट द पार्टी अर्ली, वाई, ये पूरा वर्ड किसकी विशेषता बता रहा? आई की नहीं बता रहा। मेरे को नहीं पता, आई डोंट नो, ये आई डोंट नो की विशेषता बता रहा है। तो ये वर्ब है और वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है। लेकिन चूंकि ये इसमें सब्जेक्ट वर्ब है तो ये एडवर्बियल क्लॉज है। ठीक है, तो एडवर्बियल क्लॉज तो यहाँ भी है, एडवर्बियल क्लॉज यहाँ भी है। तो यहाँ पे पर्पस नहीं बता रहा है ना, ये रीजन बता रहा है। तो एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीजन हो गया। आइडेंटिफाई द फ्रेज, बताओ कि ये कौन सा फ्रेज है? वो फ्लावर्स जो मेरे गार्डन में खिल रहे हैं, दे आर ब्यूटिफुल। जीरन तो अच्छा, जीरन भी जा सकते हैं। प्रेपोजिशनल ये वाला फ्रेज है। देखो फ्रेज शब्दों का समूह होता है, 1 2 3 4, 4 वर्ड का है तो ये फ्रेज है। ठीक है, फ्रेज है, 4 वर्ड का है तो ये फ्रेज है। कई बच्चे है ना, देखो ऐसे क्वेश्चन में आप लोग क्या गलती करते हो, कई बच्चे क्या करेंगे, अरे यहाँ पे तो इन लगा है, तो इन तो प्रेपोजिशन है, तो चलो प्रेपोजिशन फ्रेज कर लेते हैं। यहाँ तो द गार्डन लगा है, इसमें तो नाउन भी है, ओके, नाउन फ्रेज कर लेते हैं। हम गार्डन को नाउन फ्रेज थोड़ी बोलेंगे। अकेला गार्डन तो वो एक वर्ड है, अकेला इन ये एक वर्ड है। ठीक है, अकेला इन एक वर्ड है, बट हमें फ्रेज पहचानना है। फ्रेज पहचानने के लिए एक एक वर्ड नहीं लेते हैं। फ्रेज पहचानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे फ्रेज को उठाएंगे और देखेंगे कि ये पूरा ब्लूमिंग इन द गार्डन, ये किसकी विशेषता बता रहा है? किसकी विशेष? नाउन फ्रेज है। प्रेपोजिशनल तो फ्रेज तो है नहीं, प्रेपोजिशन फ्रेज नहीं है। और दूसरा देखो, आप बोलोगे मैम जीरेंड होता है, जीरेंड होना चाहिए ना, क्योंकि जीरेंड नाउन होता है। ठीक है, जीरेंड नाउन होता है और उसको जीरेंड को आईएनजी बन के सब्जेक्ट का काम करना हो, सब्जेक्ट का। बट यहाँ पे ब्लूमिंग ये जीरेंड नहीं है, क्योंकि जीरेंड होने के लिए सब्जेक्ट होना चाहिए ना। लेकिन ये जो वर्ब लगा है ये इसके लिए थोड़ी लगा, ये तो फ्लावर्स के लिए, तो ये तो होगा। अब आ रहा है, अरे नाउन फ्रेज कहाँ से आ गया? फ्लावर्स के बारे में अतिरिक्त जानकारी दिया जा रहा। द फ्लावर्स जो कि हमारे गार्डन में, फ्लावर्स के बारे में, कौन सा फ्लावर्स? वो फ्लावर्स जो गार्डन में ब्लूम कर रहे हैं। देखो यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो। कभी कभी ऐसा भी लिख सकती थी मैं, द फ्लावर्स विच आर ब्लूमिंग। यहाँ पे मैंने विच नहीं लगाया, लेकिन आप थोड़ा सा इसका अंदरूनी मतलब अगर निकालते हो तो यही जा रहा है ना। अगर मैं ऐसा लिखती, वो फ्लावर्स विच आर ब्लूमिंग और वो फ्लावर्स ब्लूमिंग, तो यहाँ पे विच आ रहा है और वॉट, विच, दैट आ गया, उसके पहले एक नाउन आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, और रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, और रिलेटिव वाले तो हमेशा एडजेक्टिव फ्रेज में जाता है, एडजेक्टिव फ्रेज में, एडजेक्टिव फ्रेज में। अब आपका इस बार अगर इतना पढ़ाने के बाद रॉन्ग करते हो ना, तब मैं क्या ही बोलूं। नेक्स्ट, यू कैन सिट वेर एवर यू लाइक, जहां भी मन हो वहां बैठ जाओ। यू कैन सिट वेर एवर यू लाइक। ठीक है, ये जो वेर एवर यू लाइक किसकी विशेषता बता रहा? अकेला अकेला मत देखना, वेर एवर यू लाइक, वेर एवर यू लाइक आप वहां बैठ जाओ। बैठने की विशेषता बता रहा, बैठना वर्ब है और वर्ब की विशेषता एडवर्ब है, तो ये एडवर्ब है। और कौन सा क्लॉज है? एडवर्बियल क्लॉज।
और आप मुझे बोलोगे मैम जगह बताने वाले वर्ड्स प्रेपोजिशन भी तो होते हैं, बट प्रेपोजिशन तब रहता, प्रेपोजिशन यहाँ कहीं लगा भी नहीं है, उसके बाद ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, आना चाहिए, बट यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये एडवर्बियल। ये सब में ना बच्चे रॉन्ग कर देते हैं, रॉन्ग कर देते हैं, नहीं करना। ये आपका इस बार वो सब में आया है, फेज एग्जाम्स में आया है, अब नहीं लगता है कि मुझे रॉन्ग करेंगे, टीचिंग में भी आता है। अब इसके बाद ना मेरे को कोई भी नया पैटर्न नहीं मांगेगा। एक टीचर आ जाते हैं एग्जाम्स में, नया पैटर्न पढ़ाइए। अरे नया पैटर्न तो वही टीचर पढ़ाएंगे ना जिन्होंने अभी तक यूट्यूब पे पढ़ाया नहीं है, ये सब मैंने सब पढ़ा दिया, फिर से नया पैटर्न नहीं मांगना। द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, अकेला ऑन प्रेपोजिशन है, अकेला द आर्टिकल है, अकेला टेबल नाउन है। हमें अकेला अकेला थोड़ी लेना, हमें इस पूरे फ्रेज की विशेषता बतानी, पूरे फ्रेज की विशेषता बतानी है। ऑन द टेबल, ऑन द टेबल जगह बता रहा है, और जगह बताने वाले वर्ड या तो एडवर्बियल, 3 वर्ड का फ्रेज होता है, एडवर्बियल होगा या तो प्रेपोजिशन होगा, या तो एडवर्ब तो हमारे ऑप्शन में है ही नहीं। बुक ऑन द टेबल प्रेपोजिशन। What she decided surprised everyone. What she decided, जो चीज उसने डिसाइड किया। अब देखो, अब आप बोलोगे मैम आपने तो बोला है जब भी सेंटेंस में व्हाट आ गया, ओके, जब भी सेंटेंस में विच आ गया, ओके, हु आ गया, वो सब तो एडजेक्टिव होगा। नहीं, तो उसके पहले नाउन भी तो चाहिए, उसके पहले नाउन भी तो चाहिए, बट यहाँ इसके पहले नाउन वगैरह थोड़ी आ रहा है। ओके, सब देखो, अगर आपको ये वाला वर्ड देखो, व्हाट शी डिसाइडेड सरप्राइज्ड एवरीवन, ये सरप्राइज्ड वर्ब है। क्या, क्या का जवाब आ रहा, क्या ने सबको सरप्राइज किया, और ये वर्ब है, और वर्ब किसके लिए लगता है, सब्जेक्ट के लिए, और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन, तो ये नाउन है, नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज नहीं है, नाउन क्लॉज है। A basket of fresh fruits was placed on the table. आप लोग रॉन्ग, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एक एक वर्ड को मत ढूंढो, एक एक वर्ड को मत ढूंढो कि इसमें क्या है, हमें बोलना है ना ये फ्रेज, इसको पूरा ढूंढो, मतलब पूरा को एक साथ इकट्ठे लो और बताओ। अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स वाज प्लेस्ड, क्या, व्हाट वाज प्लेस्ड, फ्रेश फ्रूट्स का बास्केट प्लेस किया गया, व्हाट वाज प्लेस्ड, और ये जो वर्ब है ना वाज प्लेस्ड, किसके लिए लगा है, पूरा के लिए, तो वर्ब तो सब्जेक्ट के लिए लगता है, सब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन, नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज है। अ ग्रुप, ये भी इजी है, अ ग्रुप ऑफ टूरिस्ट एंटर्ड द म्यूजियम, ये भी इजी है। ये भी इजी है ना, एंटर, कौन कौन एंटर किया, हु एंटर्ड, हु का जवाब आ रहा है, और ये जो वर्ब लगा है, वर्ब तो सब्जेक्ट के लिए लगता है, सब्जेक्ट होने के लिए नाउन प्रोनाउन, नाउन फ्रेज। देयर इज अ पेंटिंग अबव द फायर प्लेस, बस नया पैटर्न था, उसके बाद मैं देखती हूँ और क्या क्या आप लोगों को करवाया जा सकता है। अबव द फायर प्लेस, जगह बता रहा है, जगह बताने वाले वर्ड या तो प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशन फ्रेज होगा, या तो एडवर्ब फ्रेज होगा। ठीक है, एडवर्ब तो ऑप्शन में है ही नहीं, और ये प्रेपोजिशन है क्योंकि बाद में एक ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, तो प्रेपोजिशनल फ्रेज है, एडवर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट नहीं आता है। दिस इज द पार्क वेयर वी फर्स्ट मेट, ये वही पार्क है जहां पे हम पहली बार मिले थे। ये बताना है, पूरा पूरा बताना है। अब आपके दिमाग में क्या आएगा ना, अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम ये तो जगह बता रहा है और
ये वही पार्क है जहां पर हम मिले थे। ये वर्ड जगह नहीं बता रहा है, पार्क ये जगह बता रहा है। अब जगह बताने वाले वर्ड या तो एडवर्ब होगा, जगह ये क्वेश्चन में आप रॉन्ग करके आओगे। जगह बताने वाला वर्ड या तो प्रेपोजिशन होगा, ठीक है, आपके दिमाग में यही आएगा, यही दोनों में से आएगा। लेकिन मैंने क्या बताया था, जब भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, दिस इज द प्लेस वेयर, दिस इज द बुक विच, तो ये पार्क के बारे में अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है। वेयर वी मेट किसके बारे में, पार्क के बारे में बताई जा रही है ना, और नाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी। ये वाला क्वेश्चन आप रॉन्ग करके आओगे। याद रखना है कि जहां भी वेयर, विच, दैट, हु वाला टाइप आ गया है तो वो एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। टेल मी व्हाट यू वांट फॉर डिनर, बना लोगे ये। पार्क की विशेषता बता रहा है, क्या चाहिए, टेल मी, टेल मी, टेल मी व्हाट, आपको डिनर के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए। अरे व्हाट अगर एडजेक्टिव तब होता ना, इस व्हाट व्हेन के पहले कोई नाउन होता, वो नाउन वगैरह तो है नहीं। ये नाउन क्लॉज है। टेल मी क्या का जवाब आ रहा है, टेल मी कि आपको क्या चाहिए, व्हाट, व्हाट नाउन चाहिए, मतलब नाउन क्लॉज होगा। एक बार अच्छे से देख लेना। एक बार अच्छे से देख लेना। ही स्टडीज हार्ड सो डैट ही मे गेट अ स्कॉलरशिप। वो यहाँ तो बड़ा इजी डाल दिया ऑप्शन। वो पढ़ते ही इसलिए है ताकि उसको स्कॉलरशिप मिले। स्कॉलरशिप लेने के लिए ही नहीं है, स्कॉलरशिप लेने के लिए हार्ड नहीं है, स्कॉलरशिप लेने के लिए वो पढ़ता है। तो ये जो पूरा फ्रेज है ना, मतलब ये पूरा क्लॉज है, ये स्टडी की विशेषता बता रहा है। स्टडी वर्ब है और वर्ब की विशेषता एडवर्ब, और ये ताकि उसको स्कॉलरशिप मिले, तो पर्पस है। द गर्ल, अब देखना, इसको रॉन्ग नहीं करना। जो गर्ल जिसने कॉन्टेस्ट जीता है वो मेरी नेबर है, रॉन्ग मत करना। इन्फिनेटिव तो 2+V1 होता है, ये तो है ही नहीं। हु वन जो कि मेरी फ्रेंड है, कॉन्टेस्ट क्या है, रॉन्ग नहीं करना है। आपको लगेगा कि मैम ये तो गर्ल है ना, तो नाउन लगा देते। गर्ल के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है, गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है। ये हु गर्ल के लिए लगा है। कौन सी गर्ल, गर्ल के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है, तो एडजेक्टिव क्लॉज। तो जब भी सेंटेंस में हु, व्हाट, व्हेन, विच, दैट आ गया, वो सब रिलेटिव क्लॉज होता है। रिलेटिव क्लॉज को एडजेक्टिव क्लॉज। द फाइल ऑन द टॉप शेल्फ इज योर्स। यस, फाइल के बारे में बता रहा है, और ये एडजेक्टिव तो है नहीं। ओके, जगह यहाँ पे बता रहा है और बाद में ऑब्जेक्ट भी आया है, तो कौन सा है, ये तो प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज खत्म हो जाओ भाई। दो ही वॉज टायर्ड ही कंटिन्यूड वर्किंग। ये कौन सा क्लॉज है, क्लॉज है ना, ये सब्जेक्ट और वर्ब लगा हुआ है, तो इजी है। ये दो का यूज यहाँ पे दो जो है एडवर्बियल क्लॉज है, ठीक है, एडवर्बियल क्लॉज है। दो वो टायर्ड था, ठीक है, टायर्ड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता, और यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है। यद्यपि वो टायर्ड था फिर भी वो काम कर रहा था, तो विरोधाभास जा रहा है, कॉन्ट्रास्ट। एडजेक्टिव नहीं है, अरे एडजेक्टिव नहीं है ये। द चेयर बाय द विंडो, जो चेयर विंडो के बगल में है, दैट इज ब्रोकन। और देखो ये एक दो चीज ध्यान रखना, एक दो चीज ध्यान रखना ना, जीरेंट तो है नहीं,
जी ऋण तो है नहीं, ठीक है। ये ना सबसे ज़्यादा परेशान आपको नाउन की विशेषता, मतलब नाउन के साथ प्रेपोजिशन का भी यूज़ कर लेते हैं, ओके, नाउन के साथ एडजेक्टिव का भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये जो प्रेपोजिशन और एडजेक्टिव आपका प्रॉब्लम करता है, आपको प्रॉब्लम करेगा। नाउन फ्रेज तो बिल्कुल नहीं है। ये जो फ्रेज है ना, नाउन की विशेषता बता रहा है, ओके, बाय द विंडो। अब आपके दिमाग में आएगा, मैम ये जगह बता रहा है तो प्रेपोजिशनल होना चाहिए ना, लेकिन ये प्रेपोजिशनल नहीं है। कौन सा चेयर? वो चेयर विच वॉज ब्रोकन, वो चेयर जो विंडो के बगल में था। तो ये भी एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। जॉगिंग इन द मॉर्निंग कीप्स मी एक्टिव, नहीं वो नहीं है, वो चेयर के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। जॉगिंग इन द मॉर्निंग, जॉगिंग ये तो जीरेंट फ्रेज है, इसमें तो इजी है, जीरेंट फ्रेज खत्म हो गया, ठीक है। तो मुझे लग रहा है एक बार अगर आपको कोई दिक्कत है, क्वालिफायर तो इजी था, अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। अब चलो, अब हमारे स्टूडेंट्स जिसको जाना है जा सकते हैं, ओके, जिसको रुकना है रुक सकते हैं, जिसको बैचेस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए वो रुक सकते हैं। देखो मैंने अभी मेरा क्रैश कोर्स चल ही रहा है इस मंथ में। वैसे क्रैश कोर्स खत्म होने वाला था, आज ही खत्म करने वाली थी, लेकिन टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि आपका सीजीएल पोस्टपोन हो गया, तो मैंने क्रैश कोर्स को थोड़ा सा और इस मंथ के लास्ट तक कर दिया है। 31 तक ये चलेगा, उसके बाद फिर ये रिकॉर्डेड हो जाएगा। तो अभी अगर जिन बच्चों का एग्जाम 2-3 मंथ के अंदर है, वो नए बैच का वेट ना करें। नए बैच का वेट वही बच्चे करेंगे ना जिनका एग्जाम्स में अभी 6-7 महीने बचे हैं, क्योंकि टीचर को बैच खत्म करते करते 3 to 4 मंथ्स लग जाता है। उसके बाद जैसे बैच खत्म होता है उसके तुरंत बाद आपका एरर्स नहीं बनने लग जाएगा, पेपर सॉल्व होने नहीं लगेगा। आपको 3 मंथ्स का बैच चाहिए, फिर 3 मंथ्स का अग्रेसिव प्रैक्टिस चाहिए, तब जाके आप एग्जाम्स क्वालिफाई करते हैं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, नया चाहिए, नया चाहिए। नया पुराना कुछ नहीं होता है। और बस मुझे आपको बताना है कि नया बैच तो नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में आएगा, 2 बैचेस आएगा, एक प्री का आएगा और एक मेंस का आएगा। लेकिन जिन बच्चों का एग्जाम अभी पास में है ना, वो इस बैच को ले सकते हैं, ठीक है, वो इस बैच को ले सकते हैं। मुझे मतलब ये बैच नाम इसका क्रैश है, लेकिन मैंने इसमें बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है, इसमें पढ़ाया भी है और प्रैक्टिस भी बहुत करवाया। ग्रामर का प्रैक्टिस, ये बैच को मैंने सिर्फ ग्रामर के प्रैक्टिस के लिए रखा है। मतलब इस बैच में आपको 2 बैच मिलेगा, एक ग्रामर का मिलेगा और एक प्रैक्टिस बैच मिलेगा। और इस बैच में मैंने पीडीएफ्स भी दिए हैं। नॉर्मली बैचेस में मैं आपको बोलती हूँ नोट्स अपने से बनाना, लेकिन एग्जाम के लिए कम टाइम बचा था तो मैंने सारे नोट्स का पीडीएफ दिया है। सुबह 9:30 बजे आपको ग्रामर पढ़ाया था मैंने, और इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करवाया था, टॉपिक वाइज भी करवाया, मिक्स्ड भी करवाया है, इम्प्रूवमेंट भी चल रहा है। अभी पिछले 1 मंथ से हफ्ते के 5 दिन इसमें प्रैक्टिस चल रहा है, अग्रेसिव प्रैक्टिस हुआ। एक तो सुबह वाला बैच है और एक बैच 1 बजे से 2:15 का है। ये बैच प्रैक्टिस और वोकैब का है। इसमें आपको समुद्र मंथन का एकदम नया मिलेगा, ठीक है। इसमें प्रैक्टिस बैच भी है, सारा चीज़ है। इसमें तो इतना क्लोज टेस्ट करवाया है, सेंटेंस अरेंजमेंट, फिल अप्स, फिक्स प्रेपोजिशंस सारे हुए हैं, ओके। तो ये बैच है, इस बैच की फीस है 1299। 1299 में आपको 2 बैच मिलने वाला है। इस मंथ के बाद ये बैच रिकॉर्डेड में चला जाएगा, ठीक है। इस मंथ 31 को ये बैच खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपका एग्जाम, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हो और अगर आपका एग्जाम पास में है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट्स टीचर अपना बैच लेके आएंगे, तो चाहे आप नया बैच अगले मंथ में आ रहा है, नया बैच लो या ये बैच लो, ये आपके ऊपर है। बट एज ए टीचर मैं गाइड करूंगी कि आने वाले 2 to 3 मंथ्स में आपका एग्जाम है ना, तो नया बैच ना लेके ये लीजिए, ओके, ये वाला लेना। अदरवाइज ये आपके ऊपर है, अगर नया बैच का भी आप वेट कर सकते हो। जो नया बैच अचीवर 6.0 आएगा वो 1999 वाला बैच होगा। इसमें भी फीस तो कम था, बट इसमें पढ़ा तो ज़्यादा ही दिया है मैंने। आप यूसी लाइव ऐप पे आप पहले जाओ, यूसी लाइव ऐप गूगल प्ले स्टोर पे जाना, यूसी लाइव ऐप को इंस्टॉल कर लो और वहाँ जाओगे तो आपको क्रैश कोर्स दिखेगा। और ये 31 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म भी हो जाएगा, बट ऐसा थोड़ी है
कि 2025 का नाउन अलग है और 26 का नाउन अलग होगा। मतलब ऐसे बैचेस बहुत कम आते हैं जिसमें प्रैक्टिस मैंने बहुत करवाया। अदरवाइज जिसको नया बैच चाहिए सितंबर के फर्स्ट वीक में आ जाए। तो इसमें तो ग्रामर और वोकैब दोनों है। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी है जिनको सिर्फ प्रैक्टिस बैचेस चाहिए। ओके कि मैम प्रैक्टिस बैच में भी आपको समंदर मंथन का बैच मिलेगा, आपको 200 रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे, अलग से 200 रिकॉर्डेड वीडियोस आपके होमवर्क के तौर पे रहेगा, अपने से कर सकते हो। बाकी ये भी आप सॉल्व करो। ये बैच है 799, ये 799 का है अगर आप कॉम्बो लेते हो। और इस बैच में मैंने ग्रामर नहीं पढ़ाया। इस बार का मेरा सबसे बेस्ट डिसीजन था। होता क्या था कि प्रैक्टिस बैच में ना मैं क्लोस्टर्स PQRS इतना ज़्यादा करवाती थी कहीं ना कहीं ग्रामर की प्रैक्टिस कम रह जाती थी। तो इस बार मैंने डिसाइड किया कि ग्रामर बैच में अग्रेसिव ग्रामर की प्रैक्टिस। ओके तो आप अलग से भी ले सकते हो सिर्फ प्रैक्टिस, इसमें ग्रामर नहीं है। अदरवाइज आप कॉम्बो ले सकते हो, दोनों आपको 1299 में मिल जाएगा। ओके और किसी स्टूडेंट को प्री प्लस मेंस का, ये तो लाइव बैचेस था, किसी स्टूडेंट को प्री प्लस मेंस का रिकॉर्डेड बैच चाहिए। रिकॉर्डेड बैच में आपको 3 बैच मिलेगा, ग्रामर बैच, समुद्र मंथन, इसमें समुद्र मंथन का पुराना बैच है, और प्रैक्टिस बैच। आप ये भी बैच ले सकते हो रिकॉर्डेड लेना है तो। ये बैच की फीस है 999 में। ओके और क्रैश भी अब रिकॉर्डेड में ही होगा। अगर मुझे स्टूडेंट को गाइड करना होगा, आप कहोगे मैम आपको जिस बैच की फी ज़्यादा है ना आप वही वाला गाइड करोगे। ऐसा कोई मैं आपको ये नहीं कर रही हूँ, फोर्स नहीं कर रही हूँ। क्रैश कोर्स का फीस है 1299 और रिकॉर्डेड का फीस है 999। ठीक है, बस थोड़ा ही सा अंतर है, लेकिन मैं आपको गाइड करूंगी। ठीक है, इसकी फीस ज़्यादा है क्योंकि इसमें 2 बैचेज है आपके, तो आप यही लेना, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाया है। जो स्टूडेंट मुझसे पढ़े हैं वो समझ जाएंगे। एक बार क्रैश कोर्स वाले बच्चे अगर हो तो आप अपना फीडबैक दे देना कि क्रैश में ज़्यादा प्रैक्टिस हुआ है। अदरवाइज ये मन है तो आप ये भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू, मेरा काम है बताना। ओके UC लाइव ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। ओके ऐप पे जाइएगा तो वहाँ पे आपको फ्री मॉक्स मिलेगा, क्विजेज है, PDFs है, सारे आपको मिल जाएंगे। ओके अब आ जाते हैं बुक्स के बारे में। ओके एक तो आपका वोकैब का समंदर मंथन का बुक है ही, लेकिन जिन बच्चों को कम पैसे में बहुत ज़्यादा कंटेंट चाहिए तो आप ई बुक ले सकते हैं। ये जो ई बुक है ये 175 रुपीज़ का है और ये 5 साल तक वैलिड है, 5 इयर्स तक ये ई बुक आपके पास वैलिड है। कुछ भी मैं इस ई बुक में की अच्छी बात क्या है कि नॉर्मल वाले बुक्स में हम इतना जल्दी जल्दी न्यू क्वेश्चंस ऐड नहीं कर सकते हैं। ओके 1 साल लग जाता है न्यू एडिशन आने में, बट इस ई बुक में जो भी नए क्वेश्चन आता है, जैसे अभी फेज एग्जाम का आंसर किया आएगा तो उसमें नए क्वेश्चंस ऐड कर दिए जाएंगे। तो ये ई बुक हर 2-3 महीने पे अपडेट होते रहता है और जब भी ये अपडेट होगा आपको फिर से नहीं खरीदना है। एक बार खरीद लिया 175 रुपीज़ का 5 साल तक है आपके पास और 5 साल में आपका एग्जाम निकल जाए। इसमें 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर 1.0 है, 2.0 है, टॉपिक वाइज एरर्स है, मिक्स्ड एरर्स है, पिछले 5 साल में पूछे गए सारे वोकैब है, ऑडियो बुक के साथ A to Z वोकैबलरी जो यूट्यूब का सबसे हिट बैच है, इडियम्स है 2000 प्लस 1 फ्रेजेस है, 300-400 क्लोज टेस्ट है, फ्रेजल वर्ब है ऑडियो के साथ, फिक्स प्रेपोजिशन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, वॉइस एंड नरेशन, मतलब कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा है और 175 का है। तो आप इसको UC लाइव ऐप से खरीद सकते हैं। ओके ये ई बुक है। अब आ जाते हैं समंदर मंथन का बुक। जितना हम लोगों का समंदर मंथन का बैच हिट हुआ, जो बच्चे समंदर मंथन का बैच करके आए हैं ना वो ये फील करेंगे कि समंदर मंथन से अलग एक भी वर्ड आपके एग्जाम में कुछ अलग सा नहीं आएगा अगर आपने समंदर मंथन का बैच अच्छे से कर लिया। ठीक उसी तरह बुक्स भी, बच्चों का फीडबैक था कि मैम बुक्स भी आपने बहुत अच्छे से बनाया, जैसा बैच है वैसा बुक भी है। तो ये जो समंदर मंथन और वोकैबलरी का बुक है ये आपको, इसमें सिर्फ वोकैब है, ग्रामर नहीं है। ग्रामर का बुक भी जल्द से जल्द आएगा। ओके ये बुक आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। ठीक है इस बुक में भी सारा चीज़ है। कई बार बच्चे नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं ना तो वो ये बुक ले सकते हैं। इसमें मैंने रूट वर्ड डाला और ये बायलिंगुअल है, इसका इंग्लिश वर्जन भी आ रहा है जल्दी। ये बायलिंगुअल, इसमें सारा का मीनिंग हिंदी में भी दिया हुआ है। आपको अलग से डिक्शनरी लेके नहीं बैठनी है कि हिंदी से लिखना है, हिंदी इंग्लिश दोनों है इसमें। और एक इसका सिर्फ इंग्लिश वर्जन भी आ रहा है। कुछ बच्चे हैं ना जिसको हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश में कंफर्टेबल रहते हैं, उनके लिए भी आ रहा है, इसमें सब है।
रूट वर्ड। अभी CDS में जो नया आया था सब ऐड कर दे, अपडेटेड है, 2025 का अपडेटेड है, मार्च अप्रैल तक का, उसके बाद तो कोई एग्जाम हुआ नहीं है। और इसमें A to Z पूरा वोकैब है जो यूट्यूब पे पढ़ाया था, उसमें पूरे हिंदी मीनिंग के साथ, और सब ऑप्शन का मीनिंग दिया हुआ है हिंदी में भी, फ्रेजल वर्ब है, फिक्स, मतलब पूरा वोकैब इसमें है। आप इसको अमेजोन और फ्लिपकार्ट से ले सकते हो। और कल कल मैंने इसका ना आप मेरे यूट्यूब कम्युनिटी पे जाओगे तो कल मैंने एक कम्युनिटी पे एक पोस्ट डाला था जो मुझे भी नहीं पता, इस पे अभी डिस्काउंट चल रहा है, पता नहीं कितना डिस्काउंट था, 30% था, पता नहीं कितना, मुझे याद नहीं है। कल मेरी टीम ने यूट्यूब पे जाओगे तो यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे इस बुक पे अभी डिस्काउंट चल रहा है। ओके, इंडिपेंडेंस डे का दिया होगा उन लोगों ने, मुझे भी नहीं पता था, तो वो दिख गया तो मुझे लगा कि डाल देना चाहिए, डिस्काउंट है इसमें। ओके, वोकैबुलरी का बुक है। और कोई भी डाउट हो, ओके, मैंने तो सब बता दिया है, बैच से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करना। ओके, 10 बजे से 6:30 बजे के बीच में, रात को 11 बजे नहीं करना। 9958358324। और एडमिशन लेने के बाद कोई भी दिक्कत हो आप इस टेक्निकल हेल्प पे अपना मेल कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको बेसिक से पढ़ना है तो आप क्रैश भी ले सकते हो, या तो आप नया बैच का वेट भी कर सकते हो। ओके, और जिन बच्चों को पैसों की दिक्कत है, कुछ ना कुछ फाइनेंशियल क्रंच या कुछ भी दिक्कत है, उनके लिए तो यूट्यूब है। ओके, यूट्यूब से भी बच्चों ने भर भर के सिलेक्शंस दिए, आप यूट्यूब से भी पढ़ो। अब तो मैंने यूट्यूब पे बहुत अच्छा सा वो भी बना दिया है, प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप अच्छे से पढ़ते हैं यूट्यूब पे तो वहां से भी आपको सिलेक्शन हो जाए। ओके, तो चलो, आई एम ताहिर फ्रॉम पाकिस्तान। God willing, after clearing the CSS exam and receiving state approval, I will visit India to meet you. Okay, looking forward to meet you. चलो, चलो अब मैं देखती हूँ, अगर मैं क्रैक कर लूंगा तो आप मुझे क्या गिफ्ट करोगे। अगर कुछ गिफ्ट में चेक वगैरह का सोच के आ रहे हो ना, तो कभी एग्जाम क्रैक नहीं करूँगी। ओके, वो सोच के आ रहे हो कि मैं आपको पूरा सम्मान दूंगी, रिस्पेक्ट दूंगी, मेरी साइड से कुछ मिलने वाला नहीं है। एक तो खड़े खड़े पैरों में दर्द है, आपको पढ़ाया जाए, उसके बाद बेटा एग्जाम निकाल लिया, आओ मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी, ये सब मेरे से एक्सपेक्ट मत करना। ओके, इतने लालच में पढ़ाई करेंगे एग्जाम निकलेगा। मैम आप चेक क्यों नहीं देते, मेरे पास इतने, चेक का स्पेलिंग तो सही लिखेंगे, आप चेक क्यों नहीं देते हैं। चेक का स्पेलिंग ये होता है, चेक लेने के लिए स्पेलिंग सही लिखना होगा ना। हाँ, मैं आपको, आप जो सम्मान डिजर्व करते हो, मैं आपको वो, आपको रिस्पेक्ट और सम्मान दूँ। एक तो मेरा मीटअप को पता नहीं कौन सा एक्लिप्स, कौन सा ग्रहण लग गया है। सितंबर में मीटअप करने वाली थी ये सोच के कि अगस्त में तो प्री एग्जाम हो ही जाएगा, सितंबर में करती हूँ, अब प्री एग्जाम सितंबर में शिफ्ट हो गया। आप लोग कैसे कैसे बात कर लेते हो ना, आपको शर्म नहीं आती है ऐसे बात करने में। और क्लर्क का स्पेलिंग सही नहीं लिखोगे, क्लर्क का स्पेलिंग ये होता है, ये होता है क्लर्क का स्पेलिंग। गलती आप लोग की भी नहीं है, बिगाड़ आप लोग को टीचर ने दिया है। पैटर्न चेंज को ना बहुत बड़ा रॉकेट साइंस मत बनाइए, रॉकेट साइंस पैटर्न चेंज को नहीं बनाए। हो सकता है कुछ पैटर्न चेंज से एरर ना भी आए, स्टेनो में तो कुछ खास ऐसा आया नहीं, यार आए भी तो कौन ऐसा चीज उन्होंने नहीं पढ़ाया। अब मेरी अकाउंटेबिलिटी अपने CDS और NDA वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। CDS NDA वाले स्टूडेंट्स के लिए ना, मतलब जो उनका सेंटेंस करेक्शन वाला आता है वो सब मैं करवा दूंगी। ओके, कनेक्टर्स वगैरह वो मेरे ध्यान में है, उसको मैं करवा दूंगी, नॉट टू वरी। और जल्द ही मैं सोच रही हूँ ना कि पूरा CDS का, मैं ऐसा प्लान कर रही हूँ, पूरा CDS का एक बैच लाया जाए, मैथ्स का भी रिकॉर्डेड बैच हो, मैथ्स का भी हो, इंग्लिश हो, GS प्लान कर रही हूँ, लेट मी सी। क्योंकि हम लोग से बहुत सारे स्टूडेंट CDS NDA वाला इंग्लिश तो यहाँ से पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में तो कोई खास दिक्कत नहीं है, CAPF में डिस्क्रिप्टिव में पढ़ा दूंगी। और भी बहुत सारा मैथ्स का ढूंढते हैं बच्चे, GS ढूंढते हैं, तो प्लान कर रही हूँ, बहुत सारे चीजें मैंने पाइपलाइन में रखा हुआ है।
एंड किया जाए ना, पार्ट ऑफ स्पीच भी आता है। हाँ, सीडीएस में 10 नंबर का पार्ट ऑफ स्पीच आता है। और बच्चे हमारे, पिछले बार मैंने सीडीएस के पहले पीक्यूआरएस लेंदी लेंदी वाला करवाया था, और मुझे बहुत खुशी इस बात की है ना कि कई सारे बच्चों ने लेंदी लेंदी वाला पूरा 20 में 20 सही करके आए थे। शायद मैं भी होती तो नहीं कर पाती, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स ने करके दिखाया। और स्टेनो वाले बच्चे जो डरे हुए थे स्टेनो को लेकर, हम टीचर्स ने डराया हुआ था, उनका एग्जाम बहुत अच्छा गया। जब वो एग्जामिनेशन सेंटर से आके मुझे मैसेज किए हैं कि मैम मज़ा आ गया है, ऐसा लग रहा था ना कि हम लोग कोई आपका प्रैक्टिस सेट ही क्लास में बना रहे हैं, आपकी आवाज़ गूंज रही थी एग्जामिनेशन हॉल में। तो ये सब जब हो गया तो लगा मेरा काम हो गया, बच्चों का एग्जाम अच्छा गया। पढ़ाई ही जिंदगी है, ऑफलाइन नहीं चलता है, मेरा ऑफलाइन बैच नहीं है। ओके, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड टू ऑल माय स्टूडेंट्स, और हैप्पी जन्माष्टमी ऑल्सो। कृष्ण जी आपके लाइफ के सारी बाधाओं को पार करवा दे, और नेक्स्ट ईयर आप अपनी सरकारी ऑफिस में इंडिपेंडेंस डे, जन्माष्टमी मनाते हुए मिलो। तब मैं बोलूंगी यही लाइफ है, इसी चीज के लिए तो आप इतनी मेहनत कर रहे थे। ओके, मैथ्स की क्लास ना, जो एसपी पांडे सर की क्लास है, एक बार जाके देखिए। पहले एक क्लास तो आप लोग जाके देखिए। ये पिछले 10-15 दिन से इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे रात को 8 बजे चल रहा है, ठीक है, इसको देखिए अभी आप लोग। और मैराथन जो संडे को होगा वो भी देखिएगा। और सितंबर से पहला वीक से मैथ्स का फ्री फाउंडेशन बैच भी आएगा, और मेंस का भी फ्री फाउंडेशन बैच आएगा। यूसी लाइव यूट्यूब चैनल भी एक है ना, वहां पे आएगा, देखिए और अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। अभी सर के पास, सर की भी मजबूरी है ना, अभी उनके पास टाइम कम है। 1 मंथ बचा हुआ था, तो 1 मंथ में वो क्या करवाएंगे, ज्यादा से ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाएंगे। बट असली मजा तो तब आएगा जब उनका फाउंडेशन बैच आएगा। तो उनका बैच एक बार अच्छे से करिए, फाउंडेशन का भी करिएगा। जिन बच्चों को मेंस का करना है, मेंस का करिएगा, फ्री रहेगा। और बैच करने के बाद इतना तो मैं श्योर हूँ, एक बार आप सर को भी थैंक्स बोलेंगे और मेरे को भी थैंक्स बोलेंगे, मैम अपने अपने साथ एक मैथ्स का बहुत अच्छा टीचर लेके आए। कल कल 15 अगस्त है, कल छुट्टी रही है। यूसी लाइव पाकिस्तान में एक्टिव नहीं है। हाँ, यूट्यूब पे पूरा पढ़ा दिया मैं। मैथ्स कैसा पढ़ाते हैं मैं कैसे बोल दूं, आप जाके देखो। आपका कोर्स महंगा है तो आप, कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब से पढ़ लीजिए। उनको चंदन बोल रहे हैं मैम सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैडम वेयर आर यू फ्रॉम, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि मैं कहाँ से हूँ। एक्चुअली हाँ, मैं बिहार से हूँ। बिहार का नाम सुना होगा, ठीक है। एक्चुअली बॉर्न एंड ब्रॉट अप इज झारखंड, झारखंड का नाम सुना होगा, और शादी बिहार में हुई है, तो मैं बिहार से हूँ। अगर आपने अचीवर 5.0 खरीद लिया है तो फिर दूसरा बैच क्यों खरीदोगे? बैच अचीवर्स नहीं, दोबारा नहीं खरीदना है। भारत ही बिहार है। हाँ, स्टेनो की रीजनिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे किया था, इंग्लिश तो इजी था, और इंग्लिश में ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। समुद्र मंथन का बुक तो जबरदस्त है, बैच भी जबरदस्त है। अगर अच्छे से पढ़ते हो तो दुनिया का कोई वर्ड उससे बाहर नहीं आए। ओके, चलो लेट्स एंड।